और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, हाथरस केस से जुड़ी हुई। हाथरस केस के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर पर अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें कि अब उसके खिलाफ गहनता से अब जांच होगी। फिलहाल हाथरस की कोर्ट ने उसे 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने देवप्रकाश मधुकर के खिलाफ सबूतों को खंगालना शुरू कर दिया है। अब हर एंगल से इस मामले की जांच हो रही है। देवप्रकाश मधुकर के बैंक खातों से लेकर उसके राजनीतिक कनेक्शन की भी जांच शुरू कर दी गई है। अब देखिए, देवप्रकाश मधुकर गिरफ्तार तो हो चुका है। खबर क्या है वो भी आपको बता दें। गिरफ्तारी के बाद ये बताया जा रहा है कि अब देखिए जो जांच है वो और ज्यादा तेज कर दी गई है। इसके अलावा मधुकर के बैंक खातों की भी अब जांच की जाएगी। पैसा कहां से आ रहा था, फंड कहां से इसको मिल रहा था। आयकर विभाग, राजस्व विभाग अब पूरी जानकारी जो बैंक खातों की है, आर्थिक स्थिति क्या थी, उसकी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देवप्रकाश मधुकर ने राजनीतिक कनेक्शन तो कहीं इसका नहीं था, इसे भी खंगाला जाएगा, क्योंकि ऐसे ही तो ये लोग बच जाते हैं। तो बैंक खातों से लेकर राजनीतिक कनेक्शन तक की तलाश होगी, सब कुछ खंगाला जाएगा। क्या अपडेट है, एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर। यानी साफ है कि अब देवप्रकाश मधुकर के साथ उसकी मदद करने वालों की भी खैर नहीं है, क्योंकि देवप्रकाश मधुकर की मदद करने वाले भी जांच के दायरे में हैं। अभी इनके विस्तृत बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है, पत्राचार करा जा रहा है, आयकर विभाग से बातचीत करी जा रही है, राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है। और जो कोई भी इसमें राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देवप्रकाश मधुकर के बैंक खातों और मनी ट्रेल की जांच के लिए आयकर विभाग और राजस्व विभाग की मदद ली जा रही है। देवप्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की टीम देवप्रकाश मधुकर के बैंक खातों की जांच कर रही है। देवप्रकाश मधुकर बाबा सूरजपाल के लिए कहां से फंड जुटाता था, ये भी जांच के दायरे में है। इसके साथ ही क्या किसी राजनीतिक दल से फंड मिलता था, इसकी भी जांच की जा रही है। देवप्रकाश मधुकर की चल और अचल संपत्ति पर भी पुलिस की नजर है। पुलिस डोनर की लिस्ट और यूनिफॉर्म के लिए कपड़े कहां से आते थे, उसकी जांच में भी जुट गई है। और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सूरजपाल की फंडिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मैनपुरी आश्रम के बाहर लगे दान दाताओं की जो लिस्ट थी वो अब सामने आ चुकी है और इसके ऊपर पर्दाफाश हुआ है। इस लिस्ट में सिर्फ उन लोगों के नाम है जो 10,000 रुपए से ज्यादा पैसे दिया करते थे। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे, 10,000 रुपए से कम डोनेट करने वालों का नाम लिस्ट में रखा ही नहीं गया है। इस लिस्ट में 200 लोगों के नाम लिखे हैं, लेकिन ये दान कब मिले इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। मतलब तारीख नहीं बताई गई है कि ये दान जब किया गया था तो वो कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी। लिस्ट अब सामने आ चुकी है। तो दान की बात जरूर की गई है, लेकिन आधी अधूरी जानकारी है। अब डिटेल आपको बता देते हैं क्या कुछ पता चला है फंडिंग मामले को लेकर। आपको बता दें कि बाबा सूरजपाल पर यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ये खुलासा जो दरअसल हुआ है वो आश्रम में लगे दानदाताओं की लिस्ट के जरिए ही हुआ है। आपको बता दें कि 10,000 से कम जिन्होंने रकम दी है उनका नाम उस लिस्ट में है ही नहीं, और दान कब दी गई इसे लेकर भी कोई जानकारी उस लिस्ट में नहीं दी गई है। तो क्या दान देने वालों का नाम जो छिपाया गया है 10,000 से नीचे वाले जो लोग थे, इसके पीछे भी कहीं कोई राज तो नहीं हो सकता है? डिटेल रिपोर्ट क्या दिखाता है आपको। सवाल ये भी है कि क्या बाबा सूरजपाल ने गुप्त फंडिंग से अपना साम्राज्य खड़ा किया, और अगर ऐसा नहीं तो मैनपुरी आश्रम में लगी दानदाताओं की लिस्ट में सिर्फ 10,000 रुपए से ज्यादा दान देने वालों के ही नाम क्यों हैं? 5,000 और 10,000 नहीं, बल्कि 10,000 से नीचे का कोई भी दान इस दान जो सूची है इसमें नहीं लिखा गया है। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनके सामने रकम का जिक्र नहीं है। सबसे ऊपर एक विनोद बाबू आनंद नाम लिखा है जो शिवनगर मैनपुरी के हैं, लेकिन उनके आगे क्रॉस है। दानदाताओं की इस लिस्ट में 200 नामों का जिक्र है। आश्रम को ये दान कब मिला इसकी कोई जानकारी नहीं है। हाथरस पुलिस भी अब बाबा सूरजपाल के आश्रम को मिले दान की जांच में जुट गई है। जो भी ट्रस्ट की फंडिंग हो रही है, जो भी इनकी रसीदें हैं, जितने भी बैंक खाते हैं, सबके बारे में गहनता से जांच कर जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की। दानदाताओं की लिस्ट पर पुलिस की भी नजर है और पूरे विस्तार से इसकी जांच की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबा को गुप्त दान कहां से मिलता था, जिसके बल पर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। और बाबा सूरजपाल की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। बाबा सूरजपाल
सुरक्षा के कड़े पहरे में रहते थे। ये जानकारी सामने आई है। उनकी सुरक्षा में प्लाटून कमांडर की टुकड़ियां तैनात होती थी। सुरक्षा में तैनात महिलाओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। प्लाटून कमांडर और सेवादारों के लिए अलग अलग रजिस्टर होते थे जिसमें सभी की हाजिरी लगती थी। प्लाटून कमांडरों की वर्दी पर लगाने के लिए बैज और आईडी कार्ड भी मौजूद होते थे। अब इन्हीं कमांडर से जुड़ी हुई जो पूरी खबर है वो आपको बता देते हैं। देखिए, बाबा की सुरक्षा में कोई आम कमांडर नहीं होते थे, बल्कि बताया जा रहा है कि प्लाटून कमांडर उनकी सुरक्षा में तैनात रहते थे। इसके अलावा प्लाटून कमांडर सेवादारों की हाजिरी भी लगाया करते थे, ये भी उनके जिम्मे काम था। प्लाटून कमांडर का अलग से यहाँ पर एक रजिस्टर बनाया जाता था जिसमें उनकी हाजिरी जाहिर सी बात लगाई जाती थी। वर्दी पर लगाने के लिए बैज और आईडी कार्ड भी इनको दिया जाता था बाकायदा अलग से। और देखिए, आपको बता दें कि बाबा के इर्द गिर्द कैसे ये जो सुरक्षा टीम थी वो काम करती थी, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यानी साफ है कि किसी भी सत्संग में या आश्रम में बाबा सूरजपाल के पास पहुंचना आसान नहीं था। बाबा सूरजपाल की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उनकी प्राइवेट आर्मी की होती थी। बाबा सूरजपाल की सुरक्षा में प्लाटून कमांडर की टुकड़ियां तैनात होती थी। सुरक्षा में तैनात महिलाओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती थी। प्रवचन के दौरान जेल सेवा की टुकड़ी तैनात होती थी। सुरक्षा सेवा की महिलाओं की जिम्मेदारी प्लाटून कमांडर की होती थी। ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है सुरक्षा सेना। ये बाबा की सुरक्षा सेना में तैनात मीरा देवी का कार्ड है जो कि हाथरस का है। ऐसे कई अहम दस्तावेज न्यूज 18 के हाथ में लगे हैं। कार्यक्रम से पहले भी सुरक्षा सेवादार महिलाओं की रजिस्टर में हाजिरी लगाई जाती थी। प्लाटून कमांडर और सेवादारों के लिए अलग अलग रजिस्टर होते थे और सेवा में नहीं पहुंचने पर फटकार भी लगती थी। और अहम जानकारी इसी खबर से जुड़ी हुई आपको दे दें। न्यायिक जांच आयोग की टीम ने हाथरस के घटनास्थल का मुआयना कर लिया है। ये भी आपको बताएं कि यही टीम आज पहुंचकर यहाँ जो आम लोग रहने वाले हैं उनके साथ भी मुलाकात करेगी और उनसे आगे की तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। इसके पहले जांच आयोग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर बहुत से सबूत जुटाए। ये टीम 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को आगे सौंप देगी। और देखिए, ये टीम कैसे काम कर रही है इसे भी समझिए। न्यायिक जांच आयोग ने दरअसल हाथरस हादसे मामले की जो जांच है उसकी शुरुआत कर दी है। आपको बताएं कि टीम ने हादसे वाली जगह का निरीक्षण किया है और इसके साथ ही आज हाथरस के लोगों से मुलाकात भी ये टीम कर सकती है, जहां पर आपको बता दें कि अहम सवाल किए जाएंगे और 2 महीने के अंदर ये टीम जो है वो सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगी। तो हर एंगल से जांच की जा रही है। न्यायिक जांच आयोग की ये जो रिपोर्ट 2 महीने में मिलने वाली है वो बहुत अहम रहेगी। रिपोर्ट आप देखिए। न्यायिक जांच आयोग की टीम ने हादसे वाली जगह पहुंचकर हर एक चीज का मुआयना किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, पूर्व आईएएस हेमंत राव और पूर्व आईपीएस भवेश कुमार सिंह सुरक्षा में हादसे वाली जगह पहुंचे थे। ये टीम जहां सत्संग का पंडाल लगा था वहां भी गई और मुआयना किया। कहां पर वो जो समागम उनका हो रहा था वो कहाँ हुआ, तो वी विल हैव आवर ओन इन्फ्लुएंस इन द लाइट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस। क्या जल भराव की वजह से कुछ? देखिए, अभी तो निष्कर्ष हम कोई नहीं निकाल पाए। अभी तक जांच आयोग की टीम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। टीम का कहना है कि अभी सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर और भी लोगों से पूछताछ की जाएगी। जिसको भी हम जरूरत समझेंगे, छोटे से बड़े इंक्लूडिंग, जिससे भी जरूरत समझेंगे सबसे पूछेंगे। न्यायिक जांच आयोग की टीम हादसे वाली जगह पर करीब 40 मिनट तक रही। ये टीम आज हादसे को लेकर जन सामान्य से मुलाकात करेगी। तो इस मामले को लेकर जांच तो शुरू हो चुकी है, लेकिन हाथरस हादसे पर सियासी घमासान भी जारी है। समाजवादी पार्टी ने दरअसल हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है, तो बीजेपी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है, लोमहर्षक, हृदय विदारक घटना है और हृदय को पूरी तरह से झकझोर देने वाली घटना है। तो यूँ तो उस पर राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार जिम्मेदार है और सरकार के बड़े हाथ हैं। हाथरस की हृदय विदारक घटना के ऊपर संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ, परिपक्वता के साथ बात करनी चाहिए। सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो लोग दोषी हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से काम करे। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, आपकी इंडी गठबंधन की सरकार है, तमिलनाडु में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब पीकर उनकी मृत्यु हो गई, वहाँ जाना तो छोड़िए, आपने एक बयान तक नहीं दिया। आपकी सरकार थी, राजस्थान में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, सर तन से जुदा हो गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कन्हैयालाल साहू जी का। केरल में
फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया, कभी आप वहाँ गए नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस तरह की दुर्घटनाओं पर दुखद राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पर तौल कर गिद्ध दृष्टि की राजनीति नहीं करनी चाहिए।